अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल की क्लास में हमने इसका पहला चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर इसका स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा मैं सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ जब तक बाकी स्टूडेंट भी आ जाएंगे जो एक दो अभी तक नहीं आए। देखिए, हमने बात करी थी होल्डर की, तो होल्डर में हमने कहा था कि बेनिफिशियल ऑनर जो बेनामदार हैं, जो फिक्चुअल ऑनर हैं, उनको हटा देते हैं हम, और उसके अलावा जो भी शख्स जिसके पोजीशन में ना सिर्फ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो बल्कि उसके बाद राइट टू रिसीव द एंटाइटलमेंट ऑफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हो, तो हम कहते हैं कि वो जो है होल्डर है। तो उसमें हमने कहा था कि होल्डर बनने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, जिसमें हमने पहली बात करी थी कि एंटाइटल टू पोजीशन, कि सबसे पहली बात कि आप उसके पोजीशन के लिए एंटाइटल हो, ठीक है। किसी से फोर्जरी करके आपने किसी तरह से ना दिया हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लाजमी बात है कि आप उसके लिए एंटाइटल हो। दूसरी बात हमने करी थी एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट, कि उसमें जो अमाउंट मेंशन है आप उसकी रिसीविंग के लिए भी आपके एंटाइटलमेंट होना जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने आपके पास सेफ कस्टडी में इंस्ट्रूमेंट रखवाया और आप जो है उसको कैश कराना शुरू हो गए या जो भी कुछ करना डिस्काउंट वगैरह कराना शुरू हो गए, नहीं। क्योंकि देखिए, आपके पास आया हुआ है वो सेफ कस्टडी पर्पस के लिए, इसका मतलब है पोजीशन तो आपके पास लीगल है, लेकिन बात यह है कि आपके पास एंटाइटलमेंट नहीं है कि आप उसके ऊपर अमाउंट को रिसीव कर सकें, ठीक है। फिर मजीद हमने बात की थी एंटाइटल टू नेगोशिएट, कि आपके पास ये पावर भी होनी चाहिए कि आप उसको मजीद नेगोशिएट कर सकें, किसी और को इंडोर्स भी कर सकें। और चौथा हमने पॉइंट पढ़ा था कि एंटाइटल टू सूट, कि आप उसके ऊपर सूट फाइल भी कर सकें, कि कल को अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको पेमेंट नहीं होती उसके ऊपर, तो आप उसके ऊपर सूट फाइल करने का राइट भी रखते हो। ये चारों बातें हमने कल डिस्कस करी थी और हमने कहा था कि अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, ये बंदा होल्डर है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है जी। अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना था होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस है। होल्डर इन ड्यू कोर्स ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा प्रिविलेजेस रखता है, ज्यादा राइट रखता है बनिस्बत होल्डर के, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं जरा इस पे आऊंगा वापस। मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कल पढ़ाने में मुझसे भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी और मुझे कल फील हुआ था, जब मैंने इसको दोबारा से घर पे जाके पढ़ा तो मुझे फील हो गया था। तो गलती एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से पढ़ाऊंगा। इसमें मुझसे कुछ चीज़ थी जो मैंने गलती कर दी थी आपको पढ़ाने में ना, तो ये दोबारा से मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। देखिए, मेजोरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तो कल हमने बात करी थी कि मेजोरिटी क्या होती है, वो डेट होती है जिसपे ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपका ड्यू हो जाएगा और पेमेंट इस पे मेच्योर हो जाएगी, मतलब आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही थी। जो हमसे मसला हुआ, मुझसे जो मसला हुआ वो हुआ था कैलकुलेशन डेट ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। अब देखें, द मेच्योरिटी ऑफ अ बिल और नोट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, इसको मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ कि कैलकुलेशन किस तरह से करनी होगी। If a note or bill is payable at a stated number of months after the date or site or after a certain event, it becomes payable after 3 days of the corresponding date of the month after the stated number of month, ठीक है। यहाँ जो मैंने बात नहीं बताई थी वो देखें, पहली चीज करस्पॉन्डिंग डेट क्या होती है। देखिए, करस्पॉन्डिंग डेट क्या होती है, जिस तारीख को आपका बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, जो इफेक्टिव डेट थी एक्सपायरी ऑफ द टर्म के बाद, वही डेट आपकी करस्पॉन्डिंग डेट बनती है। मतलब करस्पॉन्डिंग डेट उसी से ड्राइव होती है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिल साइन करा 6 जून को, मैंने एक बिल साइन करा 6 जून को 1 मंथ का। अब मेरी जो करस्पॉन्डिंग डेट बनेगी वो बनेगी 6 जुलाई, जो आपकी इफेक्टिव डेट है। देखिए, 6 जून वो डेट है जहां से वो बिल स्टार्ट हुआ, 1 महीने के लिए साइन हुआ था, तो हमने कहा कि ये आपकी
करस्पॉन्डिंग डेट भी इसी एक महीने के बाद यही तारीख पड़ेगी, तो ये चीज कहलाती है करस्पॉन्डिंग डेट। ठीक है, तो पहली पॉइंट में वो ये कह रहे थे कि अगर कोई नोट हो या बिल हो या, देखिए चेक तो ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है ना, तो उस पर हम इसमें बात नहीं करेंगे। अगर कोई नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो जिसपे स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स लिखे हुए हो, देखिए आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज देखने के बाद एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्टेंस डेट से स्टार्ट होता है। प्रोमिसरी नोट जिस डेट को बनता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल जो है वो 10 जुलाई को बना है लेकिन वो स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई से। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस डेट 15 जुलाई थी, तो हम 15 जुलाई से मंथ काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई बिल नोट पे स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स है तो वो कहता है कि भाई उन मंथ्स के पूरे होने के बाद जो करस्पॉन्डिंग डेट आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिल जो है वो 30 अगस्त को बनता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग डेट जो है वो 3 महीने बाद आएगी, ठीक है, 30 नवंबर, और उसके बाद 3 दिन आपका ग्रेस पीरियड होगा तो उसकी ड्यू डेट आएगी 3 दिसंबर। ठीक है, दूसरे पॉइंट में वो कह रहा था इफ द नंबर, वो कह रहे थे इफ द नंबर इन विच द पीरियड टर्मिनेट्स has no corresponding day, it become mature on the last day of the month। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर कोई बिल जो है वो आपने ऐसी डेट में बनाया है कि जब वो टर्मिनेट हो रहा है, तो जिस महीने में वो टर्मिनेट हो रहा है उस महीने में वो करस्पॉन्डिंग डे नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अब जो उस महीने का लास्ट डे था वही आपकी करस्पॉन्डिंग डेट। इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल एक बिल आपने 30 अगस्त को बनाया, 3 महीने का अगर आप बिल बनाते हैं तो करस्पॉन्डिंग डेट क्या आएगी? 30 नवंबर। क्लियर है? आसान सी। लेकिन अगर एक बिल मैं 31 अगस्त को बनाऊं 3 महीने के लिए, अब मेरे पास डेट क्या आएगी? 31 नवंबर आ रही है, जो कि होता ही नहीं है। 31 नवंबर तो कैलेंडर में मौजूद ही नहीं होता ना, नवंबर 30 का होता है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि जब आपकी बिल जब टर्मिनेट हो रहा हो, जब एक्सपायर हो रहा हो, बिल जब आपका एक्सपायर हो रहा हो और उस डेट में उस महीने के अंदर वो करस्पॉन्डिंग डे ना हो जो कि आपने बिल का इफेक्टिव डे था, तो हम उस महीने का लास्ट डे ही को करस्पॉन्डिंग ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 31 अगस्त को बिल बनाया है तो इसका करस्पॉन्डिंग डे पड़ता है 31 नवंबर, लेकिन नवंबर 31 का नहीं होता, तो इसका मतलब है वो करस्पॉन्डिंग डे नवंबर में आ ही नहीं रहा। तो हम नवंबर का जो लास्ट डे जो कि क्या है 30 नवंबर, वही हम करस्पॉन्डिंग डे लेंगे और उसके बाद 3 ग्रेस डेज ऐड करके 3 दिसंबर का देंगे। इसी तरह अगर बिल आप बनाते हैं 31 जनवरी को एक महीने के लिए, अब आप लिख रहे हैं 1 मंथ, जब आप 1 मंथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब है फैब का पूरा महीना। अब फैब के महीने में 31 फैब आता ही नहीं, इस वजह से जो हम करस्पॉन्डिंग डे लेंगे वो फैब का लास्ट डे लेंगे 28 फैब या 29 फैब, जो भी उसमें चल रहा होगा। ठीक है, 28 फैब लेंगे और फिर हम बोलेंगे कि ये बिल 3 मार्च को ड्यू हो रहा है आपको। क्लियर है? थर्ड है द डे ऑन विच द बिल और नोट इज ड्रॉन और प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस। अब ये वही पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट सही थे, इसमें कोई मसला नहीं था। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट वही था कि जिस तारीख को बिल एक्सेप्ट हुआ है वो हम हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। या फिर था कि अगर मेच्योरिटी किसी हॉलीडे पे पड़ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी 14 फैब को बिल मेच्योर हो रहा है और 14 फैब को संडे आ रहा है, तो हम 13 फैब बिल की मेच्योरिटी डेट ले लेंगे कि भाई अब बिल जो है वो ग्रेस डेज के बाद की बात हो रही है कि ग्रेस डेज के बाद जो मेच्योर होकर डे आ रहा है वो 14 फैब आ रहा है, लेकिन 14 फैब संडे पड़ रहा है तो आप उससे एक दिन पहले वाला ले लें। ठीक है, पब्लिक हॉलीडे से मुराद संडे है या कोई भी छुट्टी जो ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस कर दे फेडरल गवर्नमेंट, जो अनाउंस होती है। लेकिन देखिए अब एक चीज और है, अब ये तो बात हो रही थी, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, कोई इस किताब में नहीं लिखा हुआ। देखिए ये बात जो हो रही है ना, ये जो पब्लिक हॉलीडे की बात हो रही है, वो है जो प्री डिसाइडेड है। ये देखिए 5 दिसंबर, ठीक है, डिफेंस डे 14 अगस्त, ये प्री डिसाइडेड है। अब फॉर एग्जाम्पल
मुझे एक बात बताएं, आपका बिल ड्यू हो रहा था 13 अगस्त को। 13 अगस्त को गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से छुट्टी अनाउंस कर दी। अब ये प्री डिसाइडेड डेट नहीं है, बिल ड्यू हो रहा था 13 अगस्त को। 13 अगस्त को गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से अगर डेट इमरजेंसी डिक्लेयर करके छुट्टी अनाउंस कर दी कि इमरजेंसी छुट्टी है, ऐसी छुट्टी अगर अनाउंस हो गई आपके बिल वगैरह साइन होने के बाद, पहले नहीं बाद, तो फिर हम जो मेच्योरिटी डेट है वो प्रोसीडिंग डे लेंगे। मतलब 14 अगस्त, सॉरी 14 अगस्त तो ऑलरेडी छुट्टी होती है, हम 15 अगस्त लेंगे। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। देखिए, आपका बिल मेच्योर हो रहा था 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आपका बिल मेच्योर हो रहा था, जब आपने बिल साइन करा, सारी चीजें हुई, तो वो मेच्योर हो रहा था 10 जनवरी को। अब ये जो हॉलीडे की पॉइंट नंबर 5 में बात हो रही है, ये वो है जो प्री डिसाइडेड है, ऑलरेडी आपके कैलेंडर ईयर में डिसाइडेड होते हैं कि इस दिन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होती है छुट्टी की। लेकिन अगर 10 जनवरी को आपका बिल मेच्योर हो रहा था और 10 जनवरी को गवर्नमेंट किसी भी इमरजेंसी की वजह से छुट्टी अनाउंस कर देती है, फॉर एग्जाम्पल बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, या जैसे कि आपको कोविड चल रहा है आजकल, तो कोविड की उसमें छुट्टी अनाउंस हो रही है, ठीक है, ऐसी सूरत हाल में फिर 10 जनवरी से 9 जनवरी नहीं करेंगे हम 11 जनवरी करेंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट रखिएगा, ये पॉइंट इस किताब में नहीं है, ये थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट रखिएगा इससे। ठीक है, कि ऐसी सूरत हाल में फिर हम एक दिन आगे चले जाते हैं, एक दिन पीछे नहीं आते। क्लियर है ये वाला मेच्योरिटी का पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं वापस। देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स means any person who for consideration becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or check। देखिए, होल्डर के लिए जरूरी नहीं था कि होल्डर जो है वो कंसिडरेशन दे। होल्डर बिना कंसिडरेशन के भी, आपको पता है, प्रोमिसरी नोट वगैरह गेट कर रहा था, हासिल कर रहा था। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव करे। The holder in due course means any person who for consideration becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or check. If payable to bearer or paying or endorsing thereof, if payable to order before it became overdue, without notice that the title of the person from whom he delivered his own title was defective। कहते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स वो है जो हमेशा कंसिडरेशन के अगेंस्ट में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव करेगा, अगर वो पेबल टू बेयरर है या पेबल टू ऑर्डर हो, जो भी, उसको हमेशा बिफोर मेच्योरिटी एक्सेप्ट करना है। मेच्योर्ड हुआ हुआ तो फिर पेबल ऑन डिमांड हो जाता है, वो तो अलग चीज है, उसको हमेशा बिफोर मेच्योरिटी एक्सेप्ट करना है। और ये भी हमेशा ध्यान में रखना है कि उस अगर टाइटल डिफेक्टिव था, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मुझे जो अभी प्रोमिसरी नोट इंडोर्स किया, वो उनके पास सेफ कस्टडी में किसी ने रखवाया था, उनके पास एंटाइटलमेंट नहीं थी कि वो उसको जो है राइट नहीं था कि नेगोशिएट करते मजीद, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे कर दिया। ऐसी सूरत हाल में अगर ये बात मुझे पता है तो इसका मतलब है फिर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना, क्योंकि मैं तो मेरी इंटेंशन मेलाफाइड हो गई। मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनूंगा? जब मुझे पता ना हो कि उनके पास ये राइट नहीं था, मेरी इंटेंशन बोनाफाइड हो। अगर मेरी इंटेंशन बोनाफाइड थी और मैं कोई डिफेक्टिव टाइटल का इंस्ट्रूमेंट भी हासिल कर लेता हूँ, तो फिर, क्योंकि देखिए मैं हमेशा हासिल करूंगा कंसिडरेशन के अगेंस्ट, मतलब मेरे पास से कुछ ना कुछ चीज का आउटफ्लो होगा। तो जब भी मेरे पास से किसी चीज का आउटफ्लो होगा और मैं किसी चीज के अगेंस्ट में हासिल कर लूंगा, तो इसका मतलब है मैं फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनूंगा, लेकिन मेरी इंटेंशन का बोनाफाइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है ये आपको पता है कि कोई भी बंदा जिसके पास एंटाइटलमेंट ना हो कि उस पे ड्यू हुआ अमाउंट रिसीव कर सके, तो हम कहेंगे कि ये डिफेक्टिव टाइटल है। इसको सेफ कस्टडी के लिए रखवाया था, ये कैसे निगोशिएट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ये राइट नहीं था कि ये रिसीव कर सके। होल्डर निगोशिएट कर सकता था, ये होल्डर थोड़ी है। इसी तरह होल्डर इन ड्यू कोर्स की भी कुछ कंडीशंस हैं। इन ऑर्डर टू बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई। पहली, होल्डर, the person must be entitled to the possession of the instrument in his own name under a legal title. He must have a legal right to recover the amount from the party liable to make payment। पहली बात तो उसका होल्डर होना जरूरी है। मतलब
जो 4 पॉइंट आपने होल्डर के पढ़े हैं वो चारों उसमें होना जरूरी है। पहली तो बात ये हो गई कि नेगोशिएट करने का भी राइट रखता हो, पोजीशन भी रखता हो, एंटाइटल ऑफ रिसीवर भी हो, और इसके अलावा आपके पास लास्ट पॉइंट क्या था? सू का टाइटल भी हो, राइट भी हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इसका होल्डर होना बहुत जरूरी है। अब होल्डर के अलावा अगर मजीद पॉइंट्स पूरे होते हैं तो फिर वो होल्डर नहीं, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। दूसरा पॉइंट लॉफुल कंसिडरेशन, हमेशा कोई लॉफुल कंसिडरेशन के अगेंस्ट में इसने हासिल किया। द पर्सन मस्ट बी द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन। Consideration, however, need not be adequate. A person who gets instrument by a way of gift cannot become a holder in due course due to lack of consideration. The consideration must be lawful. कह रहे हैं कि आपके पास जरूरी है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो लॉफुल कंसिडरेशन के अगेंस्ट में ही हासिल करे। अच्छा, कंसिडरेशन के बारे में उन्होंने वही बात करी जो हमेशा से करते आ रहे हैं कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसका एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, जस्ट उसकी प्रेजेंस होना जरूरी है और लॉफुल होनी चाहिए। अगर आप गिफ्ट के जरिए किसी से इंस्ट्रूमेंट हासिल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं करी। तो कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लॉफुल। तीसरा पॉइंट, होल्डर बिफोर मैच्योरिटी। The holder who gets a negotiable instrument after its maturity cannot become holder in due course, but an accommodation bill can be negotiated after maturity by a holder in due course. कहते हैं कि होल्डर जो है कभी भी, होल्डर जो है वो कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर, हमेशा बिफोर मेच्योरिटी लेगा, कभी भी आफ्टर मेच्योरिटी नहीं ले सकता अगर उसने होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना। But an accommodation bill can be negotiated after maturity by holder in due course. लेकिन accommodation bill एक इसकी exception है कि उसमें ये negotiate मजीद हो सकता है after maturity। और accommodation bill आपको पता होगा कि without consideration हासिल होता है, ठीक है। लेकिन देखिए accommodation bill without consideration बनता है होल्डर वगैरह के बीच में। अगर वो किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाएगा तो हमेशा कंसिडरेशन के अगेंस्ट में जाएगा। देखिए accommodation bill होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे फ्रेंड हैं, हमने ये बात करी थी कि अकोमोडेशन बिल वो होता है जो हमेशा विदाउट कंसिडरेशन बनता है, उसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता। आप मेरे फ्रेंड थे, आप मेरे पास आए, मुझे यार उधार चाहिए 3000 रुपए। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे तो नहीं है। आपने कहा मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास तो 3-4 महीने बाद होंगे। उसने, आपने कहा 3 महीने तो मेरे पास, बात तो मेरे पास भी हो जाएगी और मुझे बड़ी अर्जेंट नीड है। अब आप क्योंकि दोस्त है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। मैंने कहा यार एक काम करो, तुम मेरे नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ कि मैं एक तुम्हें पेमेंट करूं, ठीक है। 3 महीने का एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ मेरे नाम पे। तुमने कहा ठीक है, लेकिन क्यों? मैंने कहा तुम बनाओ मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे नाम पे, और फिर क्या होगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और तुम जाके बैंक से उसको डिस्काउंट करा लेना। तुम बैंक से उसको डिस्काउंट करा लेना और जब 3 महीने बाद तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम या तो मुझे दे देना, मैं बैंक को पे कर दूंगा, या डायरेक्ट खुद बैंक को पे कर देना। इस तरह तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरी जेब, मेरा पैसा भी नहीं लगेगा। ये बेसिकली जो मैंने बनवाया है, ये बनवाया है अकोमोडेशन बिल। क्योंकि देखिए मैंने क्या करा, मैं अकोमोडेशन पार्टी था, मैंने अगले को सिर्फ अकोमोडेट किया, अपना नाम दिया और अकोमोडेट करा। इस तरह की चीज कहलाती है अकोमोडेशन बिल। कि मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि तुम मेरे नाम पे एक बिल बनाओ, कोई डीलिंग हमारे बीच में नहीं है। उसको उधार चाहिए था, मैंने कहा यार तुम मेरे नाम पे एक बिल बनाओ, अपनी नीड को पूरा करो, जाके बैंक से डिस्काउंट करा लो। 3 महीने बाद तुम्हारे पास पैसे आए, बैंक को पे कर देना, क्योंकि बिल तो 3 महीने बाद ड्यू होगा, तुम बैंक को पे कर देना, या मैं मुझे देना, मैं बैंक को पे कर दूंगा, जो भी हो, बैंक को तो पेमेंट से मतलब है। तो ये चीज कहलाती है अकोमोडेशन, कि हमने सिर्फ अकोमोडेट किया। अब इसमें मैं हो गया अकोमोडेशन पार्टी, आप हो गए अकोमोडेटेड पार्टी जिसको मैंने अकोमोडेट किया है। तो जो अकोमोडेशन बिल होता है वो आफ्टर मेच्योरिटी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जा सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको आफ्टर मेच्योरिटी नेगोशिएट कर सकता है मजीद, ठीक है। ये कहलाते हैं अकोमोडेशन बिल, जो सिर्फ अगले को अकोमोडेट करने के लिए होते हैं, इसके अलावा किसी वजह से
नहीं होती। अकोमोडेशन बिल भी क्लियर है जी फवाद? पॉइंट 3 में कंफ्यूजन है, किस चीज में कंफ्यूजन है? अकोमोडेशन बिल क्या होता है इसमें कंफ्यूजन आई? देखो मैं 1 मिनट दोबारा जाता हूँ अकोमोडेशन बिल की डेफिनेशन पे ना, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेगोशिएट तो देखो वैसे ही होगा ना, इंडोर्स करना, अगले को इंडोर्स करना है, लेकिन नेगोशिएट करेगा कौन? सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये होल्डर इन ड्यू कोर्स की प्रिविलेज है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ पहले तो अकोमोडेशन बिल क्या होता है, उसको थोड़ा दोबारा से देख लो। देखिए, an accommodation bill means a bill which is drawn and accepted without consideration. The accommodated party cannot, after he has paid the amount of the bill, recover the amount from any party who became a party to the bill for his accommodation. The holder in due course may recover the amount of such bill from any prior party. The party accommodating is called the accommodation party. The कह रहे कि अकोमोडेशन बिल वो होता है जो सिर्फ अगले को अकोमोडेट करने के लिए बनता है, उसमें कोई कंसिडरेशन शामिल नहीं होती, और कोई भी होल्डर, जितने भी देखे होल्डर उसमें शामिल होते जाए। फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन बिल इंडोर्स होता जा रहा है और वो हमेशा होल्डर के पास जा रहा है। होल्डर आपको पता है क्या होता है? तो होल्डर उसके अगेंस्ट में किसी भी पार्टी से पैसे नहीं ले सकता। ले कौन सकता है? सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में चला जाता है। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल दी कि आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे 3000 रुपए उधार चाहिए 3 महीने के लिए, बड़ी अर्जेंट नीड है। मैंने कहा यार अभी तो मेरे भी हालात सही नहीं है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम एक काम करो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ मेरे नाम का, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने तुम्हें पैसे दे दे, ठीक है? और तुम जाके उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेना, तुम्हें फौरन पैसे मिल जाएंगे। जब तुम्हारे पास 3 महीने बाद पैसे आए तो तुम जाके बैंक को पेमेंट कर देना। इस तरह तुम्हारा काम भी निकल जाएगा और तुम किसी के मकरूज भी नहीं रहोगे। ये चीज कहलाती है अकोमोडेशन बिल। इसमें हुआ क्या है? हमने विदाउट कंसेशन सिर्फ आपको अकोमोडेट करा है, ये चीज कहलाती है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल को यही बात इधर थी कि कोई भी बिल अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो आप बिफोर मेच्योरिटी हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, आफ्टर मेच्योरिटी नहीं कर सकते। लेकिन अकोमोडेशन बिल अगर कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स ही आपको दे रहा है, मतलब वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है और आपको दे रहा है, उसके पास आया था वो आपको कर रहा है, तो वो आफ्टर मेच्योरिटी भी कर सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, इस तरह का एक दफा एक सवाल भी आया था, मुझे याद नहीं है आईसीएमए में आया था या इंटर में आया था, कि इस तरह के अकोमोडेशन बिल के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग में क्वेश्चन भी आया था कि इसकी एंट्रीज पास करनी है। अब मुझे याद नहीं पड़ता आईसीएमए में आया था या इंटर बीकॉम में आया था। ठीक है, कंप्लीट एंड रेगुलर। इन अ order to become a holder in due course, the instrument must be complete in all respects. If the instrument contains any alteration which has not been confirmed by the drawer through signature, the possessor cannot become holder in due course. The possessor will not become a holder in due course if it is incomplete. देखें, इंस्ट्रूमेंट किसी भी वजह से अगर इनकम्प्लीट रहता है, फॉर एग्जाम्पल उस पर स्टैंप नहीं लगी हुई, उस पर ऑल्ट्रेशन हुई हुई है, कोई ओवर राइटिंग हुई हुई है और उस पर साइन वाइन नहीं हुआ हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकते, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका तमाम रिस्पेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, होल्डर इन गुड फेथ। द होल्डर मस्ट गेट द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ अंडर द बिलीफ दैट द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज नॉट इफेक्टिव। ये वही बात है कि होल्डर का जो इंटेंशन है हमेशा वो बोनाफाइड हो तो ही वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स की इंटेंशन कि आपको इस बात का यकीन हो कि जो शख्स आपको ये नेगोशिएट कर रहा है, जो इंडोर्स कर रहा है आपके नाम पे बिल, उसका अपना टाइटल डिफेक्टिव ना हो। ऐसा ना हो कि वो चोरी करके लाया और आपको दे रहा हो और आपको ये बात पता भी हो। नहीं, आपको इस बात से लाइल भी जरूरी है। मुझे नहीं पता कि आपका टाइटल डिफेक्टिव है, मेरा हमेशा ये ऑनेस्ट बिलीफ होना चाहिए कि यार सामने वाले शख्स के पास चोरी का माल नहीं है। और ये बात तो लॉ ने हर जगह कही है कि जब भी थर्ड पार्टी होगी उसकी इंटेंशन हमेशा बोनाफाइड होनी चाहिए।
मैलाफाइड इंटेंशन में आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकते। ठीक है जी। अब यहां तक क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं प्रिविलेजेस की तरफ। इसके कुछ प्रिविलेजेस भी हैं। प्रिविलेजेस से मुराद ये बेटर है होल्डर के मुकाबले। ठीक है, ये बेटर है किसके मुकाबले में? होल्डर के मुकाबले। पहला प्रिविलेज है बेटर टाइटल। A holder in due course gets a better title than that of the transferor. Any defense on the part of the person liable that the instrument has been lost or obtained by the offense or fraud for an unlawful condition cannot be pleaded against the holder in due course. कह रहे हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद हमेशा बेटर टाइटल आता है। देखिए, आपके पास अगर कोई बिल था जो कि डिफेक्टिव टाइटल का था और आपने उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स को ट्रांसफर कर दिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स ने लादने की बात है किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में लिया होगा, तो भाई फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स ने क्योंकि किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में लिया होगा, तो जरूरी है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जो टाइटल आएगा वो बेटर टाइटल होगा। मतलब आपके पास जो टाइटल था वो डिफेक्टिव टाइटल था, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद जो टाइटल आया है वो बिल्कुल साफ शफाफ आया है, बिल्कुल बेटर टाइटल आया है। किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा आपको पता है कंसिडरेशन के अगेंस्ट में हासिल करता है। ठीक है, तो इसका टाइटल हमेशा बेटर टाइटल होता है। जैसे कि अकोमोडेशन बिल की हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि फवाद साहब ने को मैंने दिया था कि यार तुम मेरे नाम का बिल बनाओ और डिस्काउंट करा लो। फवाद ने क्या करा, उस बिल को आगे एंडोर्स करके होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया। अब देखिए, अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया ना, तो इसका मतलब है होल्डर इन ड्यू कोर्स मुझसे पैसे ले सकता है उस बिल पे आगे। वो अलग बात है कि बाद में मैं जो है वो रिकवरी करूं फवाद से, लेकिन बात ये है कि वो उस वक्त ले सकता है पैसे। ठीक है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा एक बेटर टाइटल होता है। अगर डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट में उसके बाद चला गया तो समझ लें वो एक बेटर टाइटल में कन्वर्ट हो गया, बशर्ते ये कि उसकी इंटेंशन बोनाफाइड होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल। A holder in due course transfer a good title to the subsequent holders. Once an instrument passes through the hands of a holder in due course, it becomes free from all defects. When somebody gets instrument from holder in due course, he can recover the amount from all prior parties. Property is not a party to the fraud. कहते हैं कि अगर कोई भी चीज होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों से गुजर गई तो समझ ले वो पाक और साफ हो गई। ऐसे ही ये बिल्कुल मिसाल कि अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ज्वेलरी शॉप चलाता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक साहब आए चोरी का चेक लेके, उनके भाई बेरर चेक हाथ लग गया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है मुझे रिंग दे दें और ये पैसे आप ले लें। मैंने कहा ठीक है, मैंने रिंग दी, पैसे ले रिंग दी और चेक ले लिया। मैं बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। हालांकि उन साहब का टाइटल डिफेक्टिव था, उनको वो स्टोल मिला पड़ा था, चेक फाइंडर थे, उनको ऐसे नहीं देना चाहिए था, मुझे मिल गया। मैं था होल्डर इन ड्यू कोर्स, मैंने अपने भाई को दिया, मैंने अपने भाई को कहा जाके इसको कैश करा के लिया। अब मेरा भाई यहाँ पे बना होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना, लेकिन देखिए मेरा भाई होल्डर बना और मेरा भाई गया कैश कराने बैंक में, उसको पेमेंट दे देना, क्योंकि मेरे हाथ के बाद उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं रहा। कल को अगर बैंक जाता हो और बैंक में उसकी ऑलरेडी कंप्लेन हुई भी होती तो बैंक नहीं पकड़ता उसको। बैंक कहता नहीं, उस शख्स को पकड़ो जिसने चोरी किया है, क्योंकि वो था डिफेक्टिव। होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद से एक दफा चीज चली गई तो उसका जो डिफेक्ट है वो खत्म हो गया, अब वो गुड टाइटल में कन्वर्ट हो गई। होल्डर इन ड्यू कोर्स जब भी किसी सब्सिक्वेंट को ट्रांसफर करेगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो वो हमेशा एक गुड टाइटल में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है जी। इनकम्प्लीट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, देखिए in case of incomplete stamped instrument, if the original payee fills more amount than he was authorized, he cannot recover the whole amount. But if the same instrument is transferred to the holder in due course, he can claim the whole amount provided it is covered by the stamp affixed thereon. देखिए, हमने एक बात करी थी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट में कि बाद ऐसा होता है कि आप अमाउंट की ब्लैंक छोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि भाई आप खुद फिल करके इसको
देख लें, आप खुद फिल कर दिएगा अमाउंट। तो वहां पे हमने एक बात करी थी, हमने कहा था यार अगर हमारी तुम्हारी बात हुई है 1000 रुपए की और हम अमाउंट की लाइन को ब्लैंक छोड़ते हैं सिर्फ इस वजह से कि तुम उसको फिल कर लो, और तुम खामोशी से क्या करते हो, उसको फिल कर लेते हो 15,000 रुपए या 1500 रुपए, तो तुम उससे रिकवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम होल्डर थे, तुम रिकवर नहीं कर सकते। अब ये तो बात हो गई। अच्छा, एक बात हमने और करी थी कि अमाउंट आप इतना फिल करिएगा जो स्टैम्प एक्ट कवर कर रहा हो। लेकिन अब देखें हुआ क्या, मुझे भरने थे 1000 रुपए, मैंने लिखे वहां पे 1500 रुपए। 1500 रुपए लिखने के बाद मैंने किया क्या, मैंने वो अमाउंट जो है वो ले जाके वो बिल जो है वो इंडोर्स कर दिया, निगोशिएट कर दिया किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखिए, मैं जब था तो मैं आपसे 1500 नहीं ले सकता था, मैं आपसे 1000 ही ले सकता था, भले मैंने ज्यादा अमाउंट भरा था। होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये प्रिविलेज है, तो उसके बाद जितने अमाउंट का बिल लिखा हुआ आया है ना, वो उतना ही रिकवर करेगा, बशर्ते ये कि जो स्टैंप उस पर लगी हुई है वो उस अमाउंट को कवर करती है। अगर वो उस अमाउंट को कवर कर रही है तो जितना अमाउंट लिखा आया है होल्डर इन ड्यू कोर्स उतना ही रिकवर करेगा, पूरा का पूरा। उसमें आप नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारी 1000 की बात हुई थी, मैं आपको 1500 क्यों दूं, आप नहीं कह सकते। होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा पूरा अमाउंट लेगा। फिर अगला है प्रायर पार्टी। स्टैम्प से बाहर होगा तो फिर तो रिकवर हो ही नहीं सकता ना, फिर तो वो अनइनफोर्सेबल हो गया ना। फिर तो स्टैम्प से अगर बाहर है तो फिर तो रिकवर हो ही नहीं सकता। स्टैम्प के अंदर होना जरूरी है अमाउंट का। फिर है प्रायर पार्टी। होल्डर इन ड्यू कोर्स holds the negotiable instrument free from any defect of title of prior parties and free from defenses available to prior parties among themselves, and he may enforce payment of the instrument for the full amount thereof against all the prior parties thereon. देखिए, अगर एक बिल है, देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद ये प्रिविलेज है कि जितनी भी प्रायर पार्टी है, आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है, पेबल टू बेयरर है तो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है, पेबल टू ऑर्डर है तो एंडोर्स करके डिलीवर करना है। लेकिन इसमें पार्टी जोड़ती जाएगी, आपने मुझे दिया, मैंने अगले को दिया, मैंने अगले को दिया, इस तरह से करता उतरता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनी में बातों का ऐसा होता है, जो चेक आपके पास आता है, आप अगला पेमेंट लेने आता है वेंडर, आप उसको वही चेक दे देते हैं यार डायरेक्ट तुम ही ले लेना। हो सकता है वो आगे जाके दूसरे को वो चेक दे देता हो यार तुम ले लेना, हो सकता है वो आगे तीसरे को दे देता हूँ। तो इस तरह से एक चेन चलती रहती है इसमें, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद एक और प्रिविलेज ये है कि अगर टाइटल डिफेक्टिव था इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन उसके बाद ये पावर है कि वो प्रायर पार्टीज में से किसी से भी अमाउंट रिकवर कर सकता है, किसी से भी रिकवर कर लेगा। जैसे कि ए ड्रॉज एंड बी एक्सेप्ट द बिल पेबल टू सी। ए ने ड्रॉ किया बिल, बी ने एक्सेप्ट किया कि सी को पेमेंट करनी है। सी ने क्या किया, सी पेई ने एंडोर्स कर दिया डी को, डी ने कर दिया ई को। ई कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ई के पास ये राइट है कि वो प्रायर पार्टी जो कि हमारी ए बी सी और डी थी, किसी से भी अमाउंट रिकवर कर ले। एट दी एंड देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एट दी एंड लायबिलिटी जाती है प्रिंसिपल के ऊपर, जो पहला बंदा था जिसने सबसे पहले पेमेंट करनी थी उसके ऊपर, एट दी एंड उसी पे जाती है। लेकिन प्रायर पार्टी, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर डी आपको पेमेंट देता है तो डी जाएगा सी के पास कि भाई मैंने उसमें पेमेंट कर दिया, अब आप मुझे, सी अगर देता है तो सी बोलेगा बी से कि आप मुझे पेमेंट दे भाई, मैंने आपके अगेंस्ट में पेमेंट करी आपके बेहाफ में। ये भी एक इसकी प्रिविलेज है। फिर हमने पढ़ा था फिक्टिशियस बिल। हमने वहां पे एक बात करी थी कि कोई भी ऐसा बिल जिसमें ड्रॉयर या ड्रॉइंग जो है वो फिक्टिशियस पर्सन हो तो हम कहते हैं कि ये फिक्टिशियस बिल, झूठा बिल है, धोखाधड़ी हुई है। The holder in due course is entitled to payment from the acceptor
if we can show that the signature of the drawer and the first endorser are in the same handwriting. Are in the same handwriting. If the holder knows that the drawer name is fictitious, he is not a holder in due course. The acceptor of a bill cannot, as against a holder in due course, say that the other parties to the bill were fictitious. देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अगर कोई फिक्टिशियस बिल भी आता है तो वो उस पर भी अमाउंट को रिकवर कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब वो ये प्रूफ कर दे कि जो पहला ड्रॉयर था और जो पहला इंडोर्सर था वो एक ही बंदा था। देखिए, तीन पार्टीज होती है, एक ड्रॉयर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है। ड्रॉयर बिल बनाता है, पेई के नाम पे ऑर्डर करता है और कहता है कि सॉरी, ड्रॉयर बिल बना के ड्रॉई के नाम पे ऑर्डर करता है और कहता है पेई को पेमेंट करो। अगर मैं एक बिल बनाता हूं और मैं खुद पेई बन जाता हूं और ड्रॉयर और ड्रॉई दो फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट करता हूं, तो इसका मतलब है मैंने क्या करा, अपने नाम पे एक पेमेंट बनाई कि मुझे पेमेंट मिलेगी जो कि मिस्टर बी देंगे, और मिस्टर बी का वजूद है ही नहीं। तो अगर ये बिल आगे जाके इंडोर्स हो जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को, पहली बार मैंने ऐसा बिल बनाया, मैंने दिया मिस्टर बी को, मिस्टर ई को। ई कौन थे? होल्डर थे। ई ने क्या किया, वो दे दिया एफ को। एफ कौन थे? होल्डर इन ड्यू कोर्स थे। अब एफ जो है वो ई से पैसे ले सकते हैं, वो ये नहीं कह सकते ई उन्हें कि यार ये तो फिक्टिशियस बिल है। अगर एफ ये प्रूफ कर देंगे भाई इसमें जो ड्रॉयर जो बनाने वाला था और जो पहला इंडोर्सी है उन दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब है ड्रॉयर कभी कोई था ही नहीं, इंडोर्सी ही था, पेई था जिसने खुद ब खुद एक कैरेक्टर क्रिएट करा और उसके नाम का बिल बना लिया। तो फिक्टिशियस बिल में भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट मिल जाती है। देखिए लिखा हुआ भी, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी पेबल टू एफ। ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के नाम का कि आप एफ को पेमेंट करिएगा। अ फिक्टिशियस पर्सन। बी एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू ए। बी ने बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया ए को। ए ने इंडोर्स कर दिया सी के नाम पे बाय साइनिंग एज एफ। एफ बनते हुए साइन करा, ठीक है। मतलब देखिए फिक्टिशियस एफ है इधर इन्होंने पेई को फिक्टिशियस रखा और ड्रॉई को भी फिक्टिशियस रख दिया एक तरह से। बी क्या पता हकीकत में हो या ना हो, या हो सकता है हो। ए ने एक बिल बनाया बी के नाम का, ए और बी ने मिलकर गेम खेला ना, एक इन्होंने एफ एक फिक्टिशियस पर्सन क्रिएट करा कि हम इसको पेमेंट करेंगे, बी इसको पेमेंट करेंगे। बी ने एक्सेप्ट करा और बिल रिटर्न कर दिया ए को। ए ने क्या करा, वही बिल आगे इंडोर्स कर दिया सी को फेक साइन करके एफ का, क्योंकि ए इंडोर्स नहीं कर सकते थे, ये बिल इंडोर्स करता एफ जो कि पेई था, लेकिन वो तो मौजूद ही नहीं है, वो तो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, इस वजह से ए ने ही साइन करा। सी ने मजीद आगे इंडोर्स कर दिया एक्स को। एक्स थे होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक्स अमाउंट रिकवर कर सकते हैं अगर एक्स ये बात प्रूफ कर देंगे, देखो ए सी को कि ए जो बनाने वाला था और एफ जो कि इंडोर्सी है पहला, दोनों का सेम साइन है, सेम हैंड राइटिंग है, इस वजह से अब ये आप मुझे पेमेंट करें। ठीक है जनाब। फिक्टिशियस बिल कल की क्लास में डिस्कस हुआ था। फिक्टिशियस बिल होता है कि कोई भी ऐसा बिल जिसमें पार्टीज जो हो वो फिक्टिशियस हो, एक पार्टीज जो हो वो फिक्टिशियस हो, ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड कैरेक्टर हो, आपके ओरिजिनल पार्टी ना हो, मतलब एक तरह से फ्रॉड होता हो। पॉइंट 5 क्लियर नहीं है, दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर फिक्टिशियस बिल अगर होल्डर के पास आता है ना, तो होल्डर उस पर अमाउंट नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता है कि कैरेक्टर झूठे हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्योंकि कंसिडरेशन के केस में लेता है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को सिर्फ ये प्रूफ करना है कि भाई इसमें जो ड्रॉयर है और जो पहला इंडोर्स किया, मतलब बनाने वाला और जिसने पहली बार इंडोर्समेंट करी है, ये दोनों के साइन सेम हो रहे हैं, ये एक ही शख्स है, ये अलग अलग नहीं है। इन्होंने क्या करा है, एक ही शख्स से एक झूठा साइन किया, ठीक है। अगर वो ये बात प्रूफ कर देता है तो फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स पेमेंट ले सकता है। देखिए आसान सी बात याद रखने की है कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स ये बात प्रूफ कर दे कि इसमें जो सिग्नेचर थे वो फिक्टिशियस हुए हुए, तो फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स उस पर पेमेंट वसूल कर सकता है।
अदरवाइज होल्डर को ये प्रिविलेज नहीं है कि होल्डर पेमेंट वसूल कर ले। होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये प्रिविलेज है कि वो कर सकता है क्योंकि वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट में लेता है हमेशा पे। आगे चलते इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। A contract made without consideration is void, but if a negotiable instrument goes into the hands of the holder in due course, he is entitled to recover the amount on it from any of the prior parties there. देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन बन रहा है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अकोमोडेशन बिल विदाउट कंसिडरेशन होता है। अगर आप सिर्फ किसी को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी को अकोमोडेट करने के लिए, जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल भी दी थी कि मैंने सिर्फ अपने एक दोस्त को फैसिलिटेट करने के लिए कहा यार पैसे तो नहीं है, मेरे नाम का एक बिल बना लो, तो ये विदाउट कंसिडरेशन ही बना ना। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है तो वो वाइड होता है। लेकिन अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि अकोमोडेशन बिल विदाउट कंसिडरेशन बन जाता है और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में चला जाता है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रायर पार्टी से पैसे रिकवर कर सकता है। कोई भी प्रायर पार्टी होगी उससे पैसे रिकवर कर सकता है, भले उसने कंसिडरेशन के अगेंस्ट, जैसे मैं था, मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं ली थी, मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को अकोमोडेट किया था कि मेरे नाम का बिल बना दो। मेरे दोस्त ने बिल बनाया और जाके एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को। मिस्टर सी जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स में, उन्होंने कोई कंसिडरेशन ली मेरे दोस्त ने उससे और बिल एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को होल्डर इन ड्यू कोर्स को। होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर चाहेगा तो मुझसे पैसे ले सकता है, वो बोले आप मुझे पैसे दें, अब मैं उसको पैसे दूंगा, मैं पाबंद हूँ। वो अलग बात है कि मैं अपने दोस्त से वो पैसे रिकवर कर लूँ बाद में, लेकिन फिलहाल मैं उसको पैसे देने के लिए लायबल हूँ। फिर आता है जनाब कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। When a negotiable instrument is delivered to a person for security or safe custody and not with the object of transferring ownership, the ownership in the instrument does not pass to the transfer. If such an instrument is negotiated to a holder in due course, the party liable on the instrument shall remain liable to it. देखिए अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास कोई इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए रखवाया था, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी थी, और मिस्टर बी ने जाके वो इंडोर्स कर दिया किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को। देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स तो इंडोर्स करने का मतलब ही यही है कि आपने बदले में उससे कुछ लिया है, आपने बदले में उससे कुछ लिया है, कंसिडरेशन ली है। तो अगर मिस्टर बी के पास रखवाया था सेफ कस्टडी के लिए और मिस्टर बी गए और उन्होंने जाके वो इंडोर्स कर दिया मिस्टर सी के नाम का, अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत कर दी तो सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है और सी फिर प्रायर पार्टी से पेमेंट वसूल कर सकता है। देखिए एग्जांपल देखिए लिखिए, A does not transfer the ownership of bill to B but delivers it to C B for safe custody. B endorses to X a holder in due course if it is valid bill in the hands of X. तो देखिए वैलिड है X के पास, हालांकि B के पास ये राइट नहीं था कि वो उसको ट्रांसफर कर सकते, लेकिन उन्होंने कुछ भी करके उसको एंडोर्स कर दिया X को। तो X क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो इस वजह से X जो है वो पैसे वसूल करेंगे। ठीक है, फिर आठवां है वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। The maker of a promissory note and the drawer of a bill of exchange or check and the acceptor of a bill cannot, in a suit thereon by a holder in due course, deny the validity of the instrument as originally made or drawn. देखिए जी, कहते हैं कि जो भी मेकर होता है, हमेशा प्रोमिसरी नोट का मेकर होता है और अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का या तो ड्रॉई होता है और एक्सेप्टर भी होता है, एक ड्रॉयर होता है और एक्सेप्टर होता है, वो कभी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स से हुए हुए केस को झुटला नहीं सकते, उसकी वैलिडिटी को मना नहीं कर सकते। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रोमिसरी नोट के मेकर या बिल ऑफ एक्सचेंज के ड्रॉयर या एक्सेप्टर के ऊपर कोई सूट फाइल कर देता है तो कभी भी वो मना नहीं कर सकते कि नहीं, इस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी में मसला था। एग्जाम्पल देखिए, A bought a car from B and issued him a note. A ने B से एक कार खरीदी और उनको क्या करा, एक नोट इशू कर दिया। A felt that B got his consent by fraud. The note reached X, a holder in due course who claimed payment. A cannot refuse payment on the ground that contract was made by him. देखिए हुआ क्या, एग्जाम्पल को दोबारा सुने, हुआ क्या। ए ने क्या करा, एक कार खरीदनी थी 20 से,
ए ने बी से कार्ड ले ली और उनको बदले में पैसे नहीं दिए, एक प्रोमिसरी नोट दिया, प्रोमिसरी नोट दिया, उसमें उन्होंने पूरा पेमेंट सारे वादे वादे सब कर लिए। लेकिन बाद में ए को फील हुआ कि यार बी ने मेरे साथ फ्रॉड किया और मेरा कॉन्सेंट ले लिया, कार में तो बड़े मसले मसाइल है, इसने तो मेरे साथ फ्रॉड किया। अब फ्रॉड किसी भी सूरत में कर सकता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कराओ, फॉल्स स्टेटमेंट कराओ, कैसे भी कराओ, लेकिन उनको फील हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अगर ये फ्रॉड नहीं हुआ होता तो मैं ये कार नहीं लेता। तो अगर बी ही वो प्रोमिसरी नोट उनके पास लेकर आएंगे तो आपको पता है ए मना कर देंगे पेमेंट का कि नहीं, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बी जो थे उन्होंने हरकत क्या करी, उन्होंने वो बिल इंडोर्स कर दिया एक होल्डर इन ड्यू कोर्स। उन्होंने कहा भेज दिया एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को इंडोर्स कर दिया, बदले में उनसे कुछ ले लिया। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स निकले मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स जब वो बिल प्रोविजरी नोट मैच्योर हुआ तो ए के पास जाएंगे पेमेंट के लिए, और यहाँ पे ए मना नहीं कर सकते कि देखो इस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी में मसला है, ये मेरे से फ्रॉड के जरिए हासिल हुआ था। अगर आपको फ्रॉड की बात करनी है आप अलग से सूट फाइल करें बी के ऊपर, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट आपने मिस्टर एक्स को करनी है, ये लॉ ने कह दिया है, क्योंकि एक्स जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स है और आपने उनको पेमेंट करनी है। हाँ, ए बी से पेमेंट लेगा लेकिन वो फ्रॉड के केस में लेगा, वो एक अलग बात है, वो फ्रॉड का सूट फाइल करे उस पर जो जजमेंट आए कोर्ट की। लेकिन यहाँ लॉ ने कह दिया है कि आप वैलिडिटी से मुकर नहीं सकते, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वैलिड। क्लियर? आगे चलते हैं। कंप्लीट होगा नहीं आज, मैं ये देख रहा हूँ। पेइंग इनकैपेसिटी टू इंडोर्स, कि पेइंग की इंडोर्समेंट की इनकैपेसिटी देखें। द मेकर ऑफ अ नोट एंड acceptor of a bill payable to order cannot in a suit by a holder in due course deny payable to order cannot in a suit by a holder in court deny the pay's capacity at the date of the note or bill to endorse it. A holder in due course can claim payment in its own name despite the pay's incapacity to endorse. देखें, अगर कभी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स की एक और प्रिविलेज ये है कि देखें अगर उसके पास जो बिल है या प्रो नोट है कुछ भी है, अगर वो किसी अनसाउंड माइंड बंदे के जरिए भी आ जाए, अनसाउंड माइंड बंदे के अगेंस्ट में उसने कुछ काम करा, कंसिडरेशन दी और उसने उसको कोई बिल इंडोर्स कर दिया, तो अब ये आया तो अनसाउंड माइंड के जरिए था, जो कि क्या था, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जब सूट फाइल करेगा तो प्रायर पार्टीज मना नहीं कर सकती कि देखें क्योंकि ये अनसाउंड माइंड से आपके पास आया था, जो कि इनकैपेसिटी था इंडोर्समेंट की, तो हम जो है वो इसकी पेमेंट नहीं करेंगे, उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। ये भी इसकी प्रिविलेज है कि अगर कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा भी इसको इंडोर्स कर देता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स इनकॉम्पिटेंट बंदे से भी अगर इंस्ट्रूमेंट हासिल कर लेता है तो भी इसको पेमेंट मिलती है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कभी कोई इसको मना नहीं कर सकता। यही बात लिखी हुई है। The maker of a note and acceptor of a bill to order cannot, but sorry, एग्जाम्पल में देखें, A draws a bill on B, A ने बिल के नाम B के नाम का बिल ड्रॉ किया और इंडोर्स कर दिया C को। C कौन है? एक अनसाउंड माइंड है या कोई माइनर कह ले, कुछ भी कह ले, इनकॉम्पिटेंट। C ने क्या किया, खुद तो पेमेंट क्लेम नहीं करी, C ने इंडोर्स कर दिया E को। E थे होल्डर इन ड्यू कोर्स, उन्होंने C ने E से अगेंस्ट में कुछ लिया और E को दे दिया बिल, E थे होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब E जब सूट फाइल करेंगे तो B ये नहीं कह सकते कि भाई C जो थे वो इनसेन थे, अनसाउंड माइंड थे, आपने अनसाउंड माइंड से लिया था तो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। नहीं, उन्होंने E को पेमेंट करनी ही करनी है हर हालत में। ये भी प्रिविलेज है, बहुत सारे प्रिविलेजेस। देखिए लॉ ने बड़ा सोच के इसकी प्रिविलेज रखी है। वजह क्या है? वजह ये कि ये कंसिडरेशन दे रहा है। अगर लॉ इसकी ये प्रिविलेज नहीं रखता तो ये इसको नुकसान था, क्योंकि इसके पास से कुछ जा रहा है, होल्डर के पास से जरूरी नहीं है कुछ जाए,
क्योंकि होल्डर के पास से अगर कुछ जा रहा है, कंसिडरेशन जा रही है, तो फिर तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास से कुछ नहीं जा रहा तो फिर वो क्या है, फिर वो होल्डर है। अब हम आते हैं कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टीज। नो इंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल इन अ सूट देयरऑन बाय अ सब्सिक्वेंट होल्डर be permitted to deny the signature or capacity to contract of any prior party of the instrument। कह रहे कि किसी भी इंडोर्सर को, नो इंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल इन अ सूट देयरऑन बाय अ सब्सिक्वेंट होल्डर be permitted to deny the signature or capacity to a contract of any prior party of the instrument। कि कोई भी इंडोर्सर किसी भी सब्सिक्वेंट इंडोर्सर के जरिए अगर सूट फाइल हो रहा है उसके ऊपर, तो वो डिनाई नहीं कर सकता। या देखिए एग्जांपल, a minor draws a bill on B and endorses it to C। C endorses to X, a holder in due course। In a suit by X, B cannot say that the drawer is minor। अब हुआ क्या, A एक माइनर थे, ए जो थे एक माइनर थे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास कोई बिल आता है तो कोई भी बंदा ये चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई जो इस बिल को बनाने वाला था वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, कभी भी आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था। तो नो इंडो, जैसे कि ए अ माइनर, अब देखिए माइनर ने बिल बनाया और इंडोर्स किसे करा, सी को। सी ने इंडोर्स करा एक्स को। एक्स जो थे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स थे। अब एक्स जब बी के पास सूट फाइल करने गए और कहा कि आप मुझे इस पे पेमेंट करें, तो बी ये नहीं कह सकते कि बिल बनाने वाला जो था, जो ड्रॉ करने वाला था, जो ड्रायर था, वो माइनर था, नहीं कह सकते। ठीक है, वो एक माइनर है, क्लियर, तो ये बात नहीं कह सकते वहां पे। तो कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी चैलेंज नहीं हो सकती अगर आपका जो मेन ड्रॉयर था, जो मेकर था या ड्रॉयर था, अगर वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था और उसके बाद बिल इंडोर्स होते होते किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला गया, तो जब वो पेमेंट के लिए आएगा तो पेमेंट करने वाला ये नहीं कह सकता कि इस बिल पे मैं पेमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एक माइनर ने बनाया था। भले माइनर ने बनाया हो, लेकिन आज ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है, तो खत्म कहानी, आपने पेमेंट करनी है। सर अगर ई को पता भी हो अनसाउंड माइंड का, फिर भी बेटर देखें, अगर पता है अनसाउंड माइंड का तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो आपकी इंटेंशन बोनाफाइड है ही नहीं। आपकी इंटेंशन का बोनाफाइड होना जरूरी है। ठीक है, आपको नहीं पता हो ये सारी बातें, यहाँ पे आगे इसके प्रिविलेजेस खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट होल्डर्स की। लास्ट दोबारा बता दूं, देखिए लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है कि अगर बात ऐसा है कि किसी माइनर ने बिल बनाया मिस्टर बी के नाम का और इंडोर्स कर दिया एक्स को, एक्स ने इंडोर्स कर दिया जेड को, जेड जो थे वो थे होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब जेड जब गए बी के पास पेमेंट के लिए, तो बी ये नहीं कह सकते कि भाई ये बिल तो एक माइनर ने बनाया था जिसकी, जो कि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था। आज ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है, आज बी को पेमेंट करनी है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा बिल जो अगर किसी माइनर या इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के बंदे ने भी बनाया हो, मेकर या ड्रॉयर वो, उसके बावजूद अगर कोई बिल इंडोर्स होते होते होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद चला जाता है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को आपने पेमेंट करनी है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसका बनाने वाला इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ज्वाइंट होल्डर्स में। देखिए व्हेन इन अ बिल, अब ये ज्वाइंट होल्डर की जो बात होगी ये वही होगी कि एक से ज्यादा लोग इसमें होल्ड हुए, पेयीज आता है या इंडोर्सीज आता है किसी भी तरह से। व्हेन इन अ बिल देयर आर सेवरल पेयीज और इंडोर्सीज, ऑल ऑफ देम आर जॉइंट होल्डर्स एंड नन ऑफ देम कैन अलोन नेगोशिएट और सू ऑन इट। देखिए अगर एक बिल के अंदर एक से ज्यादा पेयी या इंडोर्सीज हैं,
मतलब एक से ज्यादा लोगों को पेमेंट मिलनी है एक बिल में, तो इसका मतलब है वो ज्वाइंट होल्डर, और वो मिलके ही नेगोशिएट भी कर सकते हैं बिल को, मतलब आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, या मिलके ही सूट भी फाइल करेंगे पेमेंट ना करने वाले के ऊपर। All of them must join to negotiate or sue on it. If one of them is dead, all the legal representative of the deceased must join with the surviving payee for endorsing to negotiate the settlement to sue on it. बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने ज्वाइंट प्रोविजन वगैरह पढ़ा था कि जब भी किसी बिल में एक से ज्यादा पेई या एक से ज्यादा इंडोर्सी हो, मतलब एक से ज्यादा लोगों को पैसा मिलना हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी पेई थे, अब ये ज्वाइंट होल्डर कहलाएंगे। इन तीनों ने मिलके ही अगर ये इंडोर्स करना चाहते हैं तो तीनों मिलके आगे इंडोर्स करेंगे, तीनों का साइन जरूरी है। और अगर ये सूट भी फाइल करने जाएंगे तो तीनों का मिलके सूट फाइल करना भी जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक आध मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्वाइविंग पेई के साथ मिलके सूट फाइल करेगा। ठीक है, तो जॉइंट होल्डर भी बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। ठीक है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, जरूरत के तहत अगर कोई ड्रॉई बनता है, ये मैं बताता हूँ। देखें, द नेम ऑफ एन अल्टरनेटिव ड्रॉई मे बी मेंशन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। Such a person will accept the bill if the original drawing does not accept it or refuses to pay after acceptance. Such an alternative drawing is known as a drawing in case of need. If such a drawing is mentioned, a bill dishonored by the actual drawing must be presented to alternative drawing before the drawer can be made liable. ड्रॉइंग केस ऑफ नीड क्या होता है कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में करा क्या है कि आपने एक तो आपका ओरिजिनल ड्रॉइंग है जिसने पेमेंट करनी है, एक आपने अल्टरनेटिव नाम डलवा दिया कि अगर मिस्टर ए ने नहीं करी तो हम मिस्टर बी से वसूल लेंगे पेमेंट। अब मिस्टर बी कहलाएंगे ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। ठीक है, के बाद ऐसा होता है कि ओरिजिनल ड्रॉयर के पास उसने बिल साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है उस वक्त। जरूरी नहीं है वो मना करे या डिफॉल्ट करे, उसके पास पैसे नहीं है, तो ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड सामने आ जाता है कि एक और ऑल्टरनेटिव नाम डला हुआ होता है, तो हम उस ऑल्टरनेटिव नाम को अप्रोच करते हैं कि भाई अब आप पेमेंट कर दें, आप इन केस ऑफ नीड है, आप जरूरत के तहत आए। क्योंकि पहले तो हमेशा ओरिजिनल ड्रॉइंग को अप्रोच किया जाएगा, अगर उससे पेमेंट नहीं मिलेगी तो ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड जिसका ऑल्टरनेट नेम डला हुआ था उसको हमने। अच्छा, पेमेंट के अलावा बादों का एक्सेप्टेंस के लिए भी ड्रॉइंग केस ऑफ नीड को लेते हैं। एक क्वेश्चन है जी सवाल, ऑल्टरनेट ड्राई को रिटर्न में जो भी मिलेगा ये ड्रॉई, ओरिजिनल ड्रॉई और उसका मसला है। हमने ये देखना है कि ऑल्टरनेट ड्रॉई होता क्या है। वो शख्स होता है जो ओरिजिनल ड्रॉई के अलावा पेमेंट कर रहा हो। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या ऑल्टरनेट में उसका नेम डला हुआ था। अब ये उनके आपस के रिलेशन में डिपेंड करता है, आपस के उस पर डिपेंड करता है कि क्या बात होगी। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा। अच्छा, एक सवाल है कि सर ये बात पहले से मेंशन होगी ऑल्टरनेटिव ड्रॉई की बिल्कुल पहले से मेंशन होगा, उसका नेम भी बिल ऑफ एक्सचेंज में उसका नेम मेंशन होगा। बाद में वाले को मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। देखिए, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी, इक्वली लायबल कैसे हो सकता है। प्राइमरी लायबिलिटी तो ड्रॉइंग ही है ना, पहले वो पे करेगा, अगर वो पे नहीं करता तो फिर वो दूसरे ड्रॉइंग के पास जाएगा ऑल्टरनेटिव। अब इसमें डिपेंड करता है कितना लिखा हुआ है, क्या पता उसने हाफ अमाउंट रखवाया हो, क्या पता उसने क्वार्टर अमाउंट रखवाया हो, ये डिपेंड करता है। ये तो आप चेंज कर सकते हैं, इक्वली रखवाना चाह रहे हैं इक्वली रखवा रहे। ठीक है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर पे आते हैं। When a bill of exchange has been noted or protested for non acceptance, अच्छा ये noted और protested को डेफर करें, ये आगे आएगा अभी हमारे पास कि ये क्या होता है।
देखिए अगर कोई भी बिल, बेसिकली इसमें ये है कि when a bill of exchange has been noted or protested for non-acceptance or for better security and any person not being a party already liable thereon may with the consent of the holder by writing on the bill accept the same for the honor of any party thereto. Such a person is called an acceptor for honor. The purpose of such acceptance is to save the honor of the any party liable and to save the prestige of the drawer. A person desiring to accept for honor must declare that he accepts under protest. देखिए अभी के लिए सुन लें, अगर कोई बिल प्रोटेस्ट हो, ठीक है, अगर कोई बिल आपका डिसऑनर्ड हो जाता है या उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे और अगले बंदे ने उसको, अगर कोई बिल जो ओरिजिनल ड्रॉयर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा पेमेंट के लिए और कोई भी शख्स अगर उसकी पेमेंट कर देता है तो वो कहलाता है, या उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो यार ये नहीं कर रहे, इतनी जगह मैं पे करूंगा। देखिए इन केस ऑफ नीड का नेम ऑलरेडी मेंशन था, एक्सेप्टर फॉर ऑनर का नेम ऑलरेडी मेंशन नहीं था, ठीक है, उसका नेम ऑलरेडी मेंशन था ऑल्टरनेट में, इनका नेम ऑलरेडी मेंशन नहीं था। फॉर एग्जांपल मेरे पास आए, मेरे भाई थे, मेरे भाई ने क्या करा, एक्सेप्टर फॉर, मेरे बड़े भाई थे उनके पास एक्सेप्टर बिल आया, बिल ऑफ एक्सचेंज, उन्होंने उसको नॉन एक्सेप्टेंस करा, ठीक है, या उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे कि मैं नहीं कर सकता। अब मैंने अपने भाई के ऑनर को बचाने के लिए, अपने भाई की इज्जत को बचाने के लिए मैंने कहा चले मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसकी पेमेंट करूंगा। तो ये बेसिकली चीज कहलाती है एक्सेप्टर फॉर ऑनर, कि ऑनर में मैंने अपने भाई के ये काम किया, तो ये चीज कहलाती है एक्सेप्टर फॉर ऑनर। जी फवाद, पूछ लो भाई। देखिए बाद में रिकवर करेगा नहीं करेगा ये अलग बात है, लेकिन उसको लॉ ने अलाउ नहीं किया हुआ कि वो करे, क्योंकि देखिए उसने खुद से ऑनर में एक्सेप्ट किया है, उसको ड्रॉई ने कहा नहीं है, वो खुद से एक्सेप्ट कर रहा है ऑनर में। हाँ अगर ड्रॉई उससे जाके कह रहा है यार मेरी इज्जत बचाने के लिए कर लो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, ये एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो फिर आप क्यों लेंगे, आप तो कर ही ऑनर के लिए ले, ना अगले की इज्जत के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपकी उससे अलग एक अंडरस्टैंडिंग है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कैसा किया है। अगर आप दोनों के बीच में ये बात हुई है कि यार अभी मेरी इज्जत बचाने के लिए तुम कर लो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दूंगा, तो आपसे रिकवर करेगा। ऐसा कोई नहीं हुआ, आपने खुद से एक ऑनर में कराया लेंगे, तो फिर आप क्यों रिकवर करेंगे। अच्छा जी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में आ जाए, सारी पढ़ी हुई है, दोबारा से पढ़ लें। उनके बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस अलग चीज है भाई, एक्सेप्टर फॉर ऑनर और ओरिजिनल ड्राई के बीच में एक अलग नेगोशिएशन है, उनके आपस में क्या है। अब दो भाई है, मैं अपने भाई से तो नहीं बोलूंगा कि आप मुझे बाद में दे दे, मैं तो भाई के लिए एक्सेप्टर फॉर ऑनर कर रहा हूँ ना, मैंने तो नहीं करा ना, मैं मांगूंगा। लेकिन क्या पता मेरे भाई ने बोला यार तुम कर लो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग बात है, हमने इसको डिस्कस नहीं करना। हमने ये पढ़ना है कि एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होता है, जो ऑनर में कर ले। बैकग्राउंड क्या है, ये जब तक हमें पता नहीं होगा इस पे हम जजमेंट भी नहीं दे सकते कि करेगा नहीं करेगा, ऑफर होगी एक्सेप्टेंस होगी, हमें बैकग्राउंड तो पता ही नहीं ना। आप सिनेरियो बना के दे दे, मैं बैकग्राउंड आप बना के दे दे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो एक अलग बात है। हमने देखना है एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होता है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर वो होता है जो ऑनर में अगले के एक्सेप्ट कर ले, अगले की प्रेस्टीज को बचाने के लिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में है, देखिए जी, द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पर्सन इज एज फॉलोज, ये आपने पढ़ी भी है, दोबारा से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माइनर क्या होता है, अ माइनर कैन ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर्ड एंड नेगोशिएट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट हिमसेल्फ। माइनर मे बी अ पेई बट नॉट अ पार्टी लायबल ऑन इट। अब पार्टीज की पोजीशन पढ़नी है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन पार्टीज की क्या पोजीशन होगी। देखिए माइनर है, माइनर देखिए बिल को ड्रॉ भी कर सकता है, बना भी सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है, पार्टीज को बाउंड भी करा सकता है पेमेंट के लिए। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि अगर होल्डर इन ड्यू, माइनर का बनाया हुआ बिल इंडोर्स होते होते होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद चला गया तो फिर वो पेमेंट करना पड़ेगी। माइनर
सिर्फ लायबल नहीं है, बाकी सारी पार्टीज उसमें लायबल हो जाएंगी, जितनी प्रायर पार्टी। माइनर अपने आप को लायबल नहीं रहता, बाकी जो है वो बना भी सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कैन नॉट ड्रॉ, मेक, एक्सेप्ट और इंडोर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट if he endorses a negotiable instrument under which he is a paying to accept the insolvent. He is a paying to a holder in due course, then the holder in due course can recover from all the parties except the insolvent. An insolvent cannot sue on the instrument as it properly comes in the position of an official receiver. अब इंसॉल्वेंट की क्या पोजीशन होती है? इंसॉल्वेंट ना ही बिल बना सकता है, ना ही एंडोर्स कर सकता है, और ना ही वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर वो पेई है, जिसको पेमेंट मिलनी थी, वो मतलब उसको तो पैसे मिलने थे, तो फिर वो इंडोर्स कर सकता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को, और अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को उसने इंडोर्स कर दिया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रायर तमाम पार्टीज से पेमेंट निकलवा सकता है सिवाय इंसॉल्वेंट के। उसको नहीं कह सकता कि आप मुझे पेमेंट करें, बाकी आगे पीछे जो भी लोग उसमें शामिल हैं सबसे वो पेमेंट ले सकता है, ठीक है। अनसाउंड माइंड। A person of unsound mind is not liable upon a negotiable instrument to which he is a party, and as such a bill or note executed by a person of unsound mind is void as against him even in the hand of holder in due course, while the other parties remain liable on it. वही बात है जैसे कि माइनर की थी कि अनसाउंड माइंड भी लायबल नहीं होता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जिसमें वो पार्टी हो, and such a bill or note executed by a person of unsound mind is void as against him even in the hands of holder in due course while the other party remain liable on it. अगर अनसाउंड माइंड को भी उन्होंने कह दिया कि ये सब कुछ कर सकता है, ये खुद लायबल नहीं होगा, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाता है इसका बिल इंडोर्स होते होते, तो सिर्फ यही लायबल नहीं होगा, बाकी प्रायर पार्टीज जितनी होंगी वो सब की सब लायबल हो जाएगी। Joint stock company. A company can draw, accept or endorse a negotiable instrument if it is authorized to do so by its memorandum of association. If the company exceeds its power, it will be void and will not be liable to even a holder in due course. वही बात करी कि कंपनी भी ड्रॉ भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, एंडोर्स भी कर सकती है, लेकिन बशर्ते कि उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसको अलाउ करता हो। अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी से बाहर जाके कोई बिल वगैरह बनाती है तो फिर वो खुद लायबल नहीं होगी, लेकिन प्रायर पार्टी जो भी दूसरी जुड़ी हुई पार्टी होंगी वो तमाम की तमाम उसमें लायबल हो जाएगी, भले वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद ही क्यों ना चला जाए। पार्टनर। A partner acting in the firm name may bind the firm by making, drawing, accepting, endorsing or negotiating a negotiable instrument to the extent authorized by the law relating to the partnership for the time being in force. पार्टनर भी बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह बना भी सकते हैं, इंडोर्स भी कर सकते हैं, नेगोशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उनके लोग पार्टनरशिप की जो अथॉरिटी है उसके अंदर रह रहकर वो करें, और फर्म के नाम पे कर रहे हो, फर्म को भी बाइंड कर सकते हैं लेकिन फर्म की अथॉराइज्ड अथॉरिटी के अंदर। Agent can draw, accept, endorse a negotiable instrument on behalf of his principal with the express authority taken from the principal. An agent must sign the instrument indicating that he is signing on behalf of his principal, otherwise he would be personally liable. एजेंट के लिए जरूरी है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी उसको प्रिंसिपल ने दी हो, एक्सप्रेसली बोला हो कि तुम नेगोशिएशन वगैरह बिल ड्रॉ वगैरह कर सकते हो, तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो बाकायदा उस पर लिखेगा कि मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे साइन कर रहा हूँ। अगर वो ऐसा लिखता है तो प्रिंसिपल लायबल होगा, अदरवाइज वो खुद पर्सनली लायबल हो जाएगा। फिर आपके पास आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। A legal representative or deceased person who signs the negotiable instrument is personally liable thereon unless he expressly limits his liability to the extent of his assets recovered by him as such. He may avoid personal liability by writing the word without resource to me personally against the estate of the deceased. लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लालती बात है, बिल विरासत में मिला है, तो अगर विरासत में मिल के उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आ रही है तो उसको ये वर्ड लिखने होंगे कि भाई मैं अपनी लायबिलिटी लिमिट रखूंगा वहां तक जहां तक के मुझे एसेट्स मिल रहे, पर्सनली लायबल नहीं हूं, जितने मुझे डिसीज की प्रॉपर्टी में एसेट्स मिल रहे उस हद तक लायबिलिटी अपनी रखूंगा मैं महदूद, तो वहां तक अगर कोई बिल वगैरह आ रहा है तो आप उसमें से पे ऑफ कर दें। ये
तमाम की पोजीशन आ गई। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टीज की। देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हमने बात करी थी, कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आइन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कंपनी को बताता है कि तुमने किस हुदूद में रह के काम करना है। तो अगर उसका मेमोरेंडम जो है उसको अलाउ करता है, ठीक है, अगर उसका मेमोरेंडम उसको अलाउ करता है कि हाँ ठीक है तुम इस तरह का बिल साइन कर सकते हो, तो कंपनी करेगी और लायबल भी रहेगी। लेकिन अगर उसके मेमोरेंडम की अथॉरिटी से बाहर जाके कंपनी कोई काम करती है, कोई ऐसा बिल वगैरह साइन करती है, तो वो पर्सनली लायबल नहीं होगी, भले होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाए, वो जुड़ी हुई दूसरी पार्टी तो उसमें लायबल हो जाएगी, क्योंकि एंडोर्स होता रहता है ना बिल, ए से बी के बाद, बी से सी के बाद, वो तो आगे बढ़ता रहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है तो नेगोशिएट होता रहता है। तो कंपनी खुद लायबल नहीं रहेगी, फिर बाकी कोई और जो पार्टी है वो लायबल होगी, वो बिल्कुल लायबल होगी अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद चला जाता है, लेकिन कंपनी लायबल नहीं रहेगी। ठीक है, कंपनी ऐसी सूरत हाल में लायबल नहीं रहेगी। क्लियर है जनाब? और कुछ पूछना है? अच्छा जी, अब हमारे पास है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। अच्छा, ये हम देखेंगे कि मुख्तलिफ पार्टीज की क्या क्या लाइबिलिटीज है, ठीक है, कि वो किस किस तरह से लायबल है। ये तो आपने देख ली पोजीशन के, कौन बंदे की क्या पोजीशन होती है जब नेगोशिएशन चलती रहती है। अब हमने देखा है किस पार्टी, कौन सी पार्टी किस हद तक लायबल है। ठीक है, ये हम आज नहीं करते क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा और कल मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, टाइम बहुत कम रह गया है, तो इसको हम कल की क्लास में रखते हैं। अगर आज किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर हम कल की क्लास में ये चैप्टर भी एंड करेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म होने के बाद हमारा तकरीबन 70% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी 10% और 20% रह जाएगा, और वो काफी कम टाइम कंज्यूमिंग है। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो कम है क्योंकि उसमें थोड़ा इजी पार्ट है वो। ठीक है जी, तो यहीं तक रखता हूँ, अगर किसी को पूछना है तो पूछ लें। चलें, कोई सवाल नहीं है, यहीं पे ऐड कर देता हूँ क्लास को मैं।